नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों अपन लोग पढ़ रहे थे, पाठ का नाम है विनिर्माण उद्योग, और इसके हमने 2-3 पेज पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। किस किस आधार पर उद्योगों को बांटा जाता है ये चीज़। रोजमर्रा के इस्तेमाल में विभिन्न उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर इन सभी आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के आधार पर, मतलब कच्चा माल कैसा कैसा प्रयुक्त होता है उसके आधार पर उद्योग। तो सबसे पहले कृषि आधारित, मतलब वो उद्योग जिसमें जिनका कच्चा माल हमें कृषि से प्राप्त होता है, जैसे कि सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए क्या चाहिए, हमें रुई चाहिए। रुई हमें कपास से प्राप्त होती है। ऊनी वस्त्र के लिए हमें क्या चाहिए, ऊनी वस्त्र के लिए हमें कृषि से मिलती है क्या ऊन, यार वो भेड़ से प्राप्त होती है ऊन तो। पटसन मतलब वो जूट की खेती की जाती है। रेशम उद्योग, हम रेशम पालन करते हैं कीड़े से, है ना। रबर हमें रबर के पेड़ से प्राप्त होता है। चीनी गन्ने से बनती है। चाय जो हम बागान में उगाते हैं। ऐसे ही कॉफ़ी की हम खेती करते हैं। और वनस्पति तेल, मतलब जो तेल निकालने वाली चीज़ें होती है, जैसे कि सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, इनकी खेती के पश्चात हम कच्चा माल प्राप्त करते हैं इनसे और तेल उद्योग स्थापित करते हैं। ये तो हो गए कृषि आधारित उद्योग। और दूसरा कि खनिज तेल आधारित, खनिज आधारित, जिनका कच्चा माल हमें खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात हमें प्रकृति देती है। लोहा इस्पात हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, खनिज है ये, है ना। सीमेंट उद्योग, अगर हमें सीमेंट उद्योग लगाना है तो कच्चे माल के रूप में हमें सीमेंट चाहिए। एल्यूमिनियम उद्योग, बाजार, औजार, पेट्रो रसायन, ये सभी वो उद्योग है जिनको लगाने के लिए हमें कच्चा माल के रूप में खनिज चाहिए कोई ना कोई। जैसे सीमेंट के उत्पादन में हमें चूना पत्थर बहुत सारा चाहिए, है ना। तो इस तरह के उद्योगों को क्या कहेंगे हम, खनिज आधारित उद्योग। अब ये तो हो गए कच्चे माल के आधार पर उद्योग। कच्चे माल के आधार पर दो प्रकार से बांट दिए, एक तो कृषि वाले कच्चे माल जिनमें प्रयुक्त होते हैं और एक खनिज जिनमें प्रयुक्त होते हैं। अब प्रमुख भूमिका के आधार पर, मतलब कि क्या भूमिका है उनकी हमारे हमारे लिए उन उद्योगों की। आधारभूत उद्योग, मतलब जो हमारे एक समाज की, देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं वे उद्योग, उनका जिनके उत्पादन व कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्योग हैं, जैसे कि लोहा, तांबा प्रगलन, एल्यूमिनियम। क्योंकि ये उद्योग नहीं होंगे, जैसे लोहा नहीं होगा, तांबा नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, तो इनसे और उद्योगों को, अनेक उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। तो फिर और उद्योग बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लोहे से ही बहुत सारी मशीनें बनती हैं और मशीनों से ही उद्योग चलते हैं। तो अगर लोहा नहीं होता तो मशीनें ही नहीं बनती, और मशीनें ही नहीं बनती तो उद्योग लगते ही नहीं। उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं, जो कि उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, है ना। मतलब उत्पादन, जिनसे जो उत्पादन होता है वो सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचता है, जैसे कि चीनी, जैसे कि दंत मंजन, जैसे कि कागज, पंखे, सिलाई मशीन, है ना, कि ये सीधे अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं, जैसे फैक्ट्री में बने और फिर डायरेक्ट अपने दुकानों तक पहुंच जाते हैं और दुकान से ग्राहक खरीद लेते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि बड़ी फैक्ट्री में बने और फिर छोटी फैक्ट्री में पहुंच रहे हैं। छोटी चीज़ें हैं, डायरेक्ट ग्राहकों तक पहुंच जाती है, इन्हें बोलते हैं उपभोक्ता उद्योग। अब है पूंजी निवेश के आधार पर, कितनी पूंजी निवेश करते हैं, बड़ा उद्योग है कि छोटा उद्योग है ना, उस आधार पर। एक लघु उद्योग की परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। तो लघु उद्योग उन्हें कहेंगे जो कि जिनमें 1 करोड़ रुपए तक हमने इन्वेस्ट किया है। ये कह रहा है कि समय के साथ, देश के साथ, स्थान के साथ ये पैसे बदल सकते हैं, लेकिन हम लगभग ऐसे डिसाइड करते हैं कि भाई 1 करोड़ तक के उद्योग हर जगह क्या कहलाएंगे, लघु उद्योग कहलाएंगे। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, कि भाई किसका स्वामित्व है। सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित, सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। मतलब सार्वजनिक उद्योग कौन से होते हैं, जिन पे गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है ना, सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार चलाती है जिन उद्योगों को, जैसे कि भेल और सेल, है ना।
निजी उद्योग क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित होता है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग। निजी उद्योग से मतलब है प्राइवेट क्षेत्र वाले उद्योग, जिनकी कंपनी का मतलब जो उद्योग चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन किसी मतलब निजी व्यक्ति के कंट्रोल में है, उसने अपने अंडर में चाहे कितने भी श्रमिक रख रखे हो, लेकिन उसका मालिक जो है वो कोई सरकारी मालिक नहीं है, वो निजी व्यक्ति है, मतलब किसी का पर्सनल उद्योग है, उसे हम कहेंगे निजी उद्योग। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जैसे कि निजी उद्योग के उदाहरण देखें कि अपन टिस्को कंपनी के जो भी उद्योग होते हैं, या फिर बजाज वाले के, बजाज की अब कितनी तरह की गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन वो सभी क्या है, निजी उद्योग है, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग वैसे उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। इन उद्योगों को दोस्तों लिमिटेड उद्योग बोलते हैं, जैसे मनीष बायोकेम लिमिटेड, है ना। इस तरह से जो उद्योग होते हैं, लिमिटेड का मतलब होता है जिसमें कुछ अंश गवर्नमेंट का है, कुछ अंश निजी है, ठीक है। इस तरह के उद्योगों को संयुक्त उद्योग। तो सार्वजनिक स्वामित्व के आधार पर तीन तरह के हो गए, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। पूंजी निवेश के आधार पर इसने सिर्फ लघु उद्योग ही बताया, पूंजी निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग, है ना। तो इसने लघु ही बताया, 1 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही ये कह रहा है कि ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे हमने रख दिया कि 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें वृहद उद्योग, और हमने रख दिया कि 10 लाख तक का इन्वेस्ट होगा तो उसे कुटीर उद्योग। इस तरह से उद्योगों को बांट देते हैं। भूमिका के आधार पर हमने दो प्रकार के पढ़े, आधारभूत उद्योग मतलब जिस उद्योग से और उद्योगों की रीढ़ की हड्डी है, उपभोक्ता उद्योग जो अपना सामान सीधे ग्राहकों तक पहुंचा देते हैं। कच्चे माल के आधार पर कृषि के आधारित कच्चा माल और खनिज आधारित कच्चा माल, दो तरह के उद्योग हमने पढ़े। अब सहकारी उद्योग, सहकारी उद्योग क्या होते हैं, वे जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पाद को श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है, संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, लाभ हानि का विभाजन भी आनुपातिक होता है। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग आदि। मतलब स्वामित्व उद्योग जिस तरह से हमने सहकारी कृषि पढ़ी थी, वैसे ही सहकारी उद्योग होते हैं, मतलब जैसे गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक एक जैसे कि एक गांव है जहाँ पे गन्ना उगाया जाता है, ठीक है, और वो गन्ना किसी कंपनी को या फिर जाके कहीं बाजार में बेच के आते हैं और उनसे मूल्य प्राप्त करते हैं। एक दिन गाँव वालों ने सोचा कि यार हम गन्ना दूसरे को बेचते हैं, इससे अच्छा हम ही फैक्ट्री लगा लें, क्योंकि गन्ना एक ऐसा कच्चा माल होता है जिसको हम जितने दिन अपने पास रखेंगे ना काटने के बाद में, उसका ही उतना भार कम होता जाएगा, और जितना भार कम होगा ना उसका उतना ही उसका मूल्य कम होता जाएगा। मतलब चीनी कम बनेगी ना, जितना ज़्यादा उसका रस सूखेगा उतना ज़्यादा। तो उन उन लोगों ने सोचा, किसानों ने, कि यार हम जाते हैं 5-7 दिन लगते हैं, पहले सबके गन्ने कटते हैं एक साथ में, और फिर उन सबको एक साथ इकट्ठा करके हम ऐसे ऐसे लेके जाते हैं, या एक एक करके लेके जाते हैं, वजन कम हो जाता है। हम अपने ही गांव में कोई क्यों ना चीनी की फैक्ट्री खोल ले। अब गन्ने की खेती के बाद जो टाइम मिलेगा, या फिर गांव के बचे हुए बेरोजगार लोग हैं उनको उसमें योगदान दे देंगे, है ना। तो उन सब ने मिलकर पैसे इन्वेस्ट करके, कुछ सरकार ने मदद करी और उन्होंने वहाँ पे एक चीनी की फैक्ट्री लगा ली। कच्चा माल उनके गाँव में था ही, श्रमिक उनके गाँव में था ही, और वहीं पर वो क्या करने लगे, चीनी उत्पादन करने लगे। अपना गन्ना जो खेतों में निकलता तुरंत उसे उसी गाँव की मिल में ले जाते और वहाँ से गन्ना निकालने लगे। अब वहाँ पे जो कच्चा माल आ रहा है वो सभी किसानों का, और वहाँ पे जो चीनी बन रही है वो भी सभी किसानों की है। अब वो लोग क्या करते हैं कि कच्चा माल जब आता है तो भी उसको बांट लेते हैं कि भाई इतने पैसों का कच्चा माल इसका आया, इतने पैसों का कच्चा माल इसका आया, और जब लाभ आता है तब भी वो उसको बांट लेते हैं। इसे कहते हैं सहकारी कृषि या फिर सहकारी तरह के उद्योग, ठीक है। तो इस तरह से भी कई बार उद्योग लगाए जाते हैं। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर भारी उद्योग भी होते हैं, जैसे जिसमें कच्चा माल भी बहुत भारी होता है और तैयार माल भी भारी होता है, जैसे कि लोहा या इस्पात उद्योग, है ना। अगर लोहा उद्योग के लिए अगर हमें कच्चा माल चाहिए तो हम लोहा लेके आएंगे कहीं से खोद के, वो बहुत भारी होता है, और फिर उसका तैयार माल कौन होगा, इस्पात होगा, और इस्पात भी बड़ा भारी होता है। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके हल्के माल को तैयार करते हैं, जैसे कि विद्युतीय उद्योग, है ना। इलेक्ट्रिक जो सामान होता है वो हल्का होता है, इस तरह के उद्योग, ठीक है। अब क्रियाकलाप आपको करने नहीं है। कृषि पर आधारित उद्योग, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी, वनस्पति तेल तथा आदि
उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है। तो क्या क्या नाम दिया इसने? सूती वस्त्र उद्योग, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र और चीनी और वनस्पति तेल। ठीक है, ये सभी किससे आधारित है? कृषि पर आधारित कच्चे माल पे। सबसे पहले वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र का अपना अलग अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल के उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। मतलब देश का जो वस्त्र उद्योग है वह पूरी तरह से एक बड़ा उद्योग भी है देश का, लेकिन पूरी तरह से यह कच्चे माल देश में ही मिल जाता है। मतलब हमें वस्त्र उद्योग के लिए कुछ भी कच्चा माल विदेशों से आयात नहीं करना पड़ता। इसमें है सूती वस्त्र उद्योग। प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई, हथकरघा, बुनाई तकनीकों के द्वारा बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद में विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा और औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बड़ी हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। पहले हम सूती वस्त्र जैसे गांधी जी के ज़माने में चरखा काटते थे, है ना, हाथ से काटते थे, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक चरखों का निर्माण हो गया। लेकिन ये कह रहा है उपनिवेश काल में जब अंग्रेज हमारे ज़माने में आए तब हमारे यहाँ पे सूती वस्त्र बनते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के हमारे सूती वस्त्रों को बर्बाद कर दिया, बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मशीनें आ चुकी थी और हमारा कच्चा माल ले जाके, हमारी जो रुई ले जाके वो वहाँ से सूती वस्त्र बना के लाते थे। अपना माल बेचने के लिए हमारा उद्योग उन्होंने बंद करवा दिया। तो ये इसमें रेशा उत्पादन, फिर धुनाई कताई होती है, फिर बुनाई होती है, फिर रंग व परिष्करण होता है, फिर वस्त्र निर्माण होता है। फिर वस्त्र निर्माण से अलग अलग तरह के वस्त्र बनते हैं, जैसे कि गारमेंट हो गया, है ना, मतलब गारमेंट्स बनते हैं, जैसे कि कुछ भी कपड़े अपन को जो भी चाहिए होते हैं। और कच्चा रेशा, सूत, कपड़ा, मतलब रेशा उत्पादन जो होता है वो कच्चे रेशे से होता है। फिर धुनाई कताई में सूत का प्रयोग होता है और बुनाई मतलब कपड़ा बनता है ना, बुनाई से। इस तरह से एक कपड़े का निर्माण होता है। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। नाम है उद्योगपति का कवास जी डाबर, इन्होंने लिखा नहीं है ना। कवास जी डाबर ने पहला सूती वस्त्र उद्योग लगाया था बॉम्बे में। अंग्रेजों के ज़माने में ही लगा दिया था। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था और भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। जब यूरोप विश्व युद्धों में उलझा हुआ था ना, उस टाइम भारतीय सूती वस्त्र ही नहीं, भारतीय सारे उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस टाइम पे इंडिया के मतलब उद्योग फिर से उभरने लगे। क्यों? क्योंकि वो उधर युद्धों में उलझ गया और अपन ने फिर हमारे उद्योगों में प्रगति करी। आरंभिक वस्त्रों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था, क्योंकि कपास भी इधर ही होती थी। महाराष्ट्र और गुजरात में कपास को थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो सूती वस्त्र उद्योग भी इधर ही थे। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की समीपता, पतन मतलब निर्यात करने के लिए बंदरगाह भी तो चाहिए। श्रम, नमी युक्त जलवायु, ये ज़रूरी है कपास के लिए, है ना, धागा बनाने के लिए। नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कताई करने वालों, रंगाई करने वालों, डिज़ाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों, सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर व पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का भी विकास होता है। तब एक उद्योग से कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है। कृषकों को मिल रहा है, फिर कपास जो चुन के लाते हैं, गांठ बनाते हैं, कताई करते हैं, कहीं रंगाई करते हैं, है ना, पैकेट्स बनाते हैं, सिलाई करते हैं, फिर उनमें कलर करते हैं, इन सभी को रोजगार मिलता है। यद्यपि कताई का कार्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती वस्त्र, जरी, कशीदाकारी आदि की बुनाई के परंपरागत कौशल डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। ये कह रहा है कि कपड़ा तो फिर भी, कताई तो फिर भी महाराष्ट्र, गुजरात में हो जाती है, लेकिन बुनाई तो हमारे हर एक जगह की अलग अलग फेमस है भाई। कशीदाकारी तो जम्मू कश्मीर का कहीं पश्मीना फेमस है, तो हमारे राजस्थान की तो अलग अलग तरह की चीज़ें फेमस है ना। तो मतलब जैसे अपना बंदेज फेमस है ना, ऐसे ही हम महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो सिल्क फेमस है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें फेमस है। तो बुनाई हमारे देश में विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुनाई वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता और बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है।
ये कह रहा है कताई तो हम अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन बुनाई में हम ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि जो देश में अच्छी क्वालिटी का धागा होता है ना, वो हम यूज ही नहीं करते, वो तो हम बेच देते हैं ना। तो इसलिए जो क्वालिटी है, बुनाई में क्वालिटी है, वो हम इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों के बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करती है। हाथ से जो खादी बनाई जाती थी पहले, वो कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग होते थे और लोगों को रोजगार प्रदान करती थी। हमारे देश में विद्युत चालित करघों हथकरघों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? ये हमारे लिए है नहीं वैसे। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है और भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका देश है। जापान को तो हम कपड़ा नहीं बेचते, जापान को हम सूत बेच देते हैं, धागा बेच देते हैं। और हम जो सूती वस्त्र कॉटन के वस्त्र तैयार करते हैं वो हम इन देशों में भेजते हैं, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, है ना, यूरोपीय देशों में नेपाल, श्रीलंका वगैरह वगैरह। सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। मतलब सूती वस्त्र का जो धागा है उसका 1/4 भाग हम ही विश्व को निर्यात करते हैं। हमारे कतई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में भी हम सक्षम हैं, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। फिर से ये कह रहा है कि हम बहुत अच्छा सूती वस्त्र का धागा उत्पादित करते हैं, लेकिन धागा बेचने में हम विश्व में प्रथम, 1/4 विश्व को धागा हम ही बेचते हैं, लेकिन हम खुद उस धागे का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए कताई बुनाई हमारी और देशों से थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं और अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा करने में कर पाता है। इस उद्योग की एक बड़ी कमी यह है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास में बहुत से कताई करने वाले सूती वस्त्र के धागे निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। मतलब बात यह है कि हम धागा निर्यात कर देते हैं और कपड़ा हम आयात करते हैं। धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर पल्तून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशे से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण में इसके मूल्य में वृद्धि होती है। मतलब हम धागा तो 85 रुपये किलो बेच देते हैं, लेकिन जब उससे कपड़ा बनकर खरीदते हैं तो उसकी कीमत होती है 800 रुपये 1 किलोग्राम, क्योंकि वो धागे से रेशा और रेशे से कपड़ा है ना। तो इसमें हर चरण में मूल्य तो बढ़ेगा ही। वही होता है कि हमारे पास में अगर ऐसी क्वालिटी हो तो हम अपने यहाँ ही बना लें, क्योंकि हम इतना धागा बेचते हैं, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा कम है। यद्यपि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है और इसे आयात करने की, बाद में देखेंगे मैप, आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने के लिए नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है और अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता और कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा भी है। तो ये कमियां बता रहा था कि हमारे देश में थोड़ी सी बिजली की कमी है, हमारे देश में कताई करने वाली अच्छी मशीनों की कमी है, श्रमिकों की भी थोड़ी सी, मतलब थोड़ा ज़्यादा पैसे होते हैं श्रमिकों के, इसलिए महंगा पड़ जाता है वो सारी चीज़ें। इस तरह से कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। आज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और इस संडे तक तो नहीं आएगा, अभी आपने सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दी है, अगले संडे से हमारा जो वीकली टेस्ट होता है वो भी शुरू हो जाएगा। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद द सक्सेस। बाय बाय।